here we meet once again. Okay. So in last class we discussed I think 5, right? 5 different components related to prokaryotic cell. If you name them or if you recall them, we started with cell membrane, cell envelope. There we described 3 subcomponents, that is glycocalyx, right? Then there was cell wall, then there was cell membrane. Then next component we described was cytoplasm, right? And then mesosome, then ribosome, and lastly, particularly the recent component in last class that we discussed was chromatophores. Try to recall that chromatophores are pigment containing structures present in photosynthetic prokaryotes and particularly work in photosynthesis process as they contain light trapping pigments, while ribosomes work for protein synthesis process within cell. And as far as prokaryotic cell is concerned, the type of ribosome they contain is 70S ribosome, where S stands for Svedberg unit, which is a unit for density of that ribosome, correct? The next structure or the next component that to be described is nucleoid. Get the word correct, we are not calling it nucleus, we are calling it nucleoid. Why? The simple and important reason. Nucleoid is a term used for genetic material of a prokaryotic cell, while nucleus is a structure within which genetic material of a eukaryotic cell lies. ओके, ठीक से समझो क्या बोला मैंने कि न्यूक्लियोइड वो स्ट्रक्चर है या वो नाम है जो हम प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज करते हैं, जबकि न्यूक्लियस उस स्ट्रक्चर का नाम है जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, करेक्ट? दैट्स अ बेसिक डिफरेंस. अब फिर से एक बार यहां देख लो कि सिंपल भाषा में क्या लिखा है. न्यूक्लियोइड टर्म इज यूज्ड फॉर जेनेटिक मटेरियल. Term is used for genetic material of prokaryotic cell and it is not covered by any membrane. मतलब prokaryote, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि prokaryotic cell का genetic material naked होता है या without any membrane होता है. Is it okay? And directly कहाँ lie करता है? In a cytoplasm. Okay? जहां तक केमिकल नेचर की बात है वो भी हम पहले ही बोल चुके हैं कि केमिकली द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ डीएनए. सो हियर इट इज रिटन कि इट इज मेड अप ऑफ हाईली कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. केमिकली ये जो न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो कैसे बना हुआ है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, जो सपोर्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. ओके, इस पर्टिकुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हम नेचर अगर देखें तो इट इज सर्कुलर इन नेचर. सर्कुलर का मतलब ये कि सर्कल नहीं, सर्कुलर मतलब जैसे ये डीएनए अगर आप देखो क्लियर तरीके से, अगर इस डीएनए को अगर आप देखो डबल स्ट्रैंडेड, तो ये कैसा है? लीनियर. इसके 2 एंड्स जो है वो फ्री है, राइट? लेकिन अब थोड़ा सा इस डीएनए को देखो, ये कैसा है? कॉइल्ड एंड इसमें कोई एंड्स दिख रहे हैं क्या? फ्री एंड्स नहीं है, नो फ्री एंड्स. तो इसको कैसा डीएनए कहते हैं? सर्कुलर.
ये लीनियर, ये सर्कुलर। तो अब देखो पॉइंट की तरफ, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको टेक्निकली न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो बाय नेचर कैसा होता है? सर्कुलर, मतलब नो फ्री एंड्स आर देयर, इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड इन नेचर। और क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये डीएनए से बना हुआ है, this genetic material, like that of any other cell's genetic material, contain all the different genes that are required for functioning of a cell. इस पूरे जेनेटिक मटेरियल में जो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है, वो सभी जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है या जरूरी है। एक और एडिशनल बात हम यहां बोल देते हैं कि दिस सिंगल क्लोज्ड सर्कुलर न्यूक्लियोइड ऑफ prokaryotic cell can be considered as single one or single क्रोमोसोम। थोड़ा सा याद करो, ये कॉमनली नोन फैक्ट है कि यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल या डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है, राइट। तो हम यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ऐसा सर्कुलर या क्लोज्ड होता है, उसको हम कितने क्रोमोसोम्स जितना मान सकते हैं? एक, वन सिंगल क्रोमोसोम जितना मानते हैं या मान सकते हैं। इज इट ओके? दैट्स व्हाट एडिशनली वी सेड इन दिस पॉइंट कि दिस सिंगल क्लोज्ड सर्कुलर न्यूक्लियोइड, मतलब जेनेटिक मटेरियल ऑफ prokaryotic cell can be considered as one single chromosome. Is it okay? And this contains all the genes required for functioning of that particular cell. And as far as its chemical nature is concerned, it is made up of double-stranded DNA supported by proteins, and it is not covered by any external membrane. Okay, technically term used for genetic material of a prokaryotic cell is nucleoid. Clear? Have a look at all these points before we move on to the next organelle related to prokaryotic cell. Okay, now as you can see, the next component of a prokaryotic cell we will discuss is plasmids. Okay, I don't know how much familiar you are with this term plasmid. If you have heard of this term, it's good. Even if you have not heard of this term, then it's okay. Okay, but now on you should know this thing because it is a very useful thing for you people as far as your future syllabus is concerned. Okay, many chapters, understanding of many further chapters dependent upon this first thing written here, whether you understand this properly or not. Okay, plasmids क्या है, ये बहुत elaborated manner में हमने यहाँ पे लिखा है। Definition पे ध्यान दो, एक एक चीज वहाँ पे जरूरी है जो भी लिखी है। क्या लिखा है? Plasmids are extra chromosomal, autonomously duplicating, circular, double-stranded DNA molecules। चार विशेषण लिखे हैं उसके लिए और नीचे एक पांचवा भी है। ठीक, उन पांचों पे ध्यान दो। सबसे पहली बात लिखी है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब क्रोमोसोम कौन? तो न्यूक्लियोइड।
प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्रोमोसोम का मतलब न्यूक्लियोइड, उसका मेन जेनेटिक मटेरियल। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये न्यूक्लियोइड है, मतलब उसका मेन जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोइड के अलावा या इसके बाहर, सेल के अंदर लेकिन न्यूक्लियोइड्स के बाहर अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। सी why we call them extra chromosomal? Because they are not a part of main chromosome or main genetic material, that is nucleoid. That's why they are called extra chromosomal. Autonomously duplicating, autonomously मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना होना, मतलब ऑटोनॉमस होना, राइट। ऑटोनॉमसली डुप्लीकेटिंग का अर्थ होता है कि प्लाज्मिड को अपना नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसा भी नंबर बढ़ना है, इस प्रोसेस को करने के लिए सेल डिवीजन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। मतलब सेल खुद अगर डिवाइड नहीं भी हो रही, मतलब सेल खुद अगर मल्टीप्लाई नहीं भी हो रही, फिर भी एग्जिस्टिंग सेल के अंदर प्लाज्मिड अपना नंबर मल्टीप्लाई कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं ऑटोनॉमसली डुप्लीकेटिंग। सर्कुलर का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फ्री एंड्स ना होने के कारण सर्कुलर, और केमिकल नेचर प्लाज्मिड्स का भी वैसा ही है जैसा न्यूक्लियोइड का है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब पूरा डेफिनेशन इसलिए बन जाता है कुछ इस प्रकार से कि दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमसली डुप्लीकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स found in bacterial cells or prokaryotic cells. And why they are present? Their presence is not compulsory. जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो ही, लेकिन अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं तो उनका फंक्शन है या वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड सम एडिशनल प्रॉपर्टीज टू द सेल, लाइक प्रोडक्शन ऑफ सम टॉक्सिन, किसी तरह का जहर प्रोड्यूस करना, टॉक्सिन प्रोड्यूस करना, या फिर किसी प्रकार के एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। मतलब ये कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक को बेअसर करने वाला प्लाज्मिड है तो तुम उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से नहीं मार पाओगे। जनरली एंटीबायोटिक उन दवाइयों को या उन केमिकल्स को कहा जाता है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक बेअसर होता है। उसका कहीं ना कहीं कारण मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि उन बैक्टीरिया के पास कोई ऐसा प्लाज्मिड है जो उन्हें ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि these are responsible for providing additional properties to the cell. Why additional? Because ये इन जीन्स की वजह से प्रॉपर्टी नहीं है। कौन से जीन्स की वजह से है? जो प्लाज्मिड में प्रेजेंट है उन जीन्स की वजह से, और प्लाज्मिड कोई कंपल्सरी कंपोनेंट तो है नहीं। That's why additional properties like production of some toxin or resistance against certain antibiotic. ओके, और एक एडिशनल बात या इंपॉर्टेंट बात कि आजकल एक नई, आजकल मतलब हमें आजकल नहीं बोलना चाहिए, 1980s 70s से चल रही है ये, एक बहुत रिसेंट बोल सकते हैं, ऐसी साइंस की या लाइफ साइंसेस की ब्रांच है, काफी आपने नाम भी सुना होगा, मे बी बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन वाले साइंस में प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल बहुत एक्सटेंसिवली होता है एज अ वेक्टर्स और कैरियर्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग जीन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू सम अदर ऑर्गेनिज्म, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं।
और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करने के लिए प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली होता है एज अ वेक्टर कैरियर, मतलब जो इधर से उधर डीएनए को लेके जाने वाली चीजें हैं उस तौर पे। अब ये पूरी डिटेल में हम एक डेडिकेटेड चैप्टर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस वगैरह, उधर हम पूरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड and how it is used as vector, what is done exactly in genetic engineering, everything will be discussed। but यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिखा है कि plasmids nowadays are extensively used in genetic engineering as carriers or vectors, and as a molecule they are found in bacterial or prokaryotic cell, and this is other detail that we have already discussed about plasmids। Is it okay? Have a look. After plasmids, the next structure to describe is inclusion bodies. Okay? अब inclusion bodies एक combined term है जो हम तीन structures को मिला के कहते हैं। जैसे cell envelope में हमने combined नाम दिया था cell envelope, which combines three different structures, that is glycocalyx, cell wall and cell membrane। उसी तरह से सेल के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करने वाली, जमा करके रखने वाली बॉडीज को ओवरऑल कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज। राइट नाउ इंक्लूजन बॉडीज मेनली तीन टाइप की है, एज यू कैन सी गैस वैक्यूल्स, इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स एंड ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स। फिर से एक बात बता दूं कि इंक्लूजन बॉडीज लाइक दैट ऑफ अदर स्ट्रक्चर वी डिस्क्राइब इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें से किसी के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती। व्हाट दे डू रेस्पेक्टिवली इज, एज यू कैन सी, गैस वैक्यूल्स तो नाम से समझ में आता है कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस। What do you mean by metabolic gases? तो सिंपल सी बात, प्रोकैरियोटिक सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में प्रोड्यूस होने वाली जो भी डिफरेंट गैसेस है उनको स्टोर करके रखने का काम या उन्हें स्टोर करने का काम गैस वैक्यूल्स करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं तो आप उसका रीजन उस डिस्क्रिप्शन में देख पाओगे जहां लिखा है कि these are primarily present or particularly present in aquatic prokaryotes। aquatic नाम तो समझ में आता ही, aquatic मतलब जो पानी में या water as a habitat में रहने वाले prokaryotes है उनमें ये particularly पाए जाते हैं। और because they store gas वो सेल को हल्का बनाते हैं, या हम ये कहें यहाँ पे टर्म लिखी है जिसका मतलब क्या होता है, बयान्सी। बयान्सी का मतलब जो फ्लोटिंग एबिलिटी, फ्लोट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड बयान्सी। सरफेस टेंशन को कम करने वाला फिनोमेनन, अगर पता हो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम से पढ़ा जाता है। इट्स ऑल अबाउट buoyancy, the property of buoyancy, which is nothing but in simplest sense providing ability to afloat। okay, या हम ये कहें कि why wood block or wooden block can float in the water and why not iron block? It's because wooden block has buoyancy, iron block don't have the buoyancy। okay, so here the buoyancy to aquatic prokaryotes is provided by gases stored within the cells of them or within their cells, and where these gases are stored under the structures called gas vacuoles। okay, likewise there is a requirement of different ions or different mineral ions like sodium ion, chloride ion, sulfate ion, phosphate ion and whatnot। Why they are required? They are required to maintain osmotic balance, salt balance को maintain करने के लिए, और अलग अलग metabolic reactions में भी किनकी जरूरत पड़ती है, अलग अलग
मिनरल आयंस की। मिनरल आयंस मतलब जैसे ये Na+, Cl-, जो सिंपल वाले हम जानते हैं, फॉस्फेट, सल्फेट, राइट। तो ये जो सारे मिनरल आयंस हैं, नाइट्रेट, ये मिनरल आयंस की रिक्वायरमेंट सेल में होने वाली अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए होती है और एट द सेम टाइम ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखने के लिए भी होती है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक या मिनरल आयंस कहाँ स्टोर किए जाते हैं? अंडर इंक्लूजन बॉडीज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स। नाम से समझ में आ जाता है वैसे कि इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट inclusion bodies that store mineral ions which are required for metabolic reactions as well as I said, for maintaining osmotic balance. यहाँ लिख देते हैं। ओके, एंड थर्ड, फिर से नाम से समझ में आ जाता है, ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स। ठीक, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते तो हम इनको फूड वैक्यूल्स नहीं कहते। इसी चीज के लिए यूकैरियोटिक सेल में हम फूड वैक्यूल ये टर्म यूज करते हैं। यहाँ पे क्या टर्म है? ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स। ऑर्गेनिक क्यों? तो उसमें ऑर्गेनिक फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे प्रोटीन्स, जैसे लिपिड्स, तो नाम फिर चेंज हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्रैन्यूल्स, लिपिड ग्रैन्यूल्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। बट ओवरऑल organic granules means those inclusion bodies which store different types of organic food nutrients which will be used by cell in order to generate energy. ये वो granules या वो inclusion bodies है जिनमें different type के nutrient वाले chemicals store किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल फ्यूचर में या सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाएगा। इज इट ओके? दैट्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इंक्लूजन बॉडीज एज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जस्ट हैव अ प्रॉपर लुक एट ऑल थ्री फॉर अ व्हाइल बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज फ्लैजेला एंड पिलर। ओके, as we said, you can see the next component of a prokaryotic cell after the last component we described was or is flagella. Okay, in flagella, as you may know already, कि every organism who can show movement or who can change its body position, that's what you call locomotion, have some kind of body part that is working for locomotion. Like humans में, why humans can change their body position from one place to another? Because they have legs, right? A pair of legs work as a locomotory organ for us, correct? Why birds can change their body position? Because of the pair of wings and also a pair of legs. Similarly, you think about bacteria. Do bacteria move or do they show locomotion? So answer is depends. The bacteria or prokaryotic cell can show locomotion or can change their body position only if they have a locomotory organ called flagella in them. So in simplest way we can say कि flagella acts as a locomotory structure or locomotory organ for bacterial cells or prokaryotic cells. It's not like कि flagella eukaryotic cells में present नहीं होता, but एक बात बहुत क्लियर तरीके से समझ लो कि स्ट्रक्चर वाइज या कंपोजिशन वाइज प्रोकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल्स के फ्लैजेला से पूरी तरह से अलग, डिफरेंट होता है। हम फिलहाल सिर्फ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की बात कर रहे हैं और जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल्स के फ्लैजेला का सवाल है, केमिकली
मतलब internally it is made up of a single type of protein called flagellin. What is the chemical nature of flagella within prokaryotes? It is proteinaceous or made up of protein called flagellin. Okay, and it functions as a locomotory organ for a prokaryotic or bacterial cell if present. Why I said if present? Because again it is not necessary that all prokaryotic cells or all bacteria will contain flagella in them. So if present, it acts as a locomotory organ. Then जहाँ तक एक टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजेला का सवाल है, वो थिकनेस में लगभग 20 नैनोमीटर होता है, मीटर नहीं है ये, नैनोमीटर मतलब अगर जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते तो 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power 9 नहीं, 10 to the power -9 मीटर मतलब 1 नैनोमीटर, और 10 to the power -6 मीटर मतलब 1 माइक्रोमीटर। ठीक, तो विड्थ में कितना है? लगभग 20 नैनोमीटर, और लेंथ में 7 से 8 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये है जनरल या टिपिकल डायमेंशंस एक पर्टिकुलर टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजेला की, जो कि एज अ क्वेश्चन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सिर्फ एज एन इंफॉर्मेटिव पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक, और ये है उनके मीटर में कन्वर्शंस। माइक्रोमीटर मतलब 10 to the power -6 मीटर मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा या 1 millionth पार्ट ऑफ अ मीटर इज 1 माइक्रोमीटर, और उससे भी छोटा हिस्सा नैनोमीटर। 10 to the power -9 मतलब 1 पे 9 जीरो। ठीक ना, मतलब कुल मिला के 10 करोड़वा हिस्सा, 10 या 100 करोड़वा हिस्सा। ठीक, देन यहाँ पे जो डायग्राम्स हमको दिख रही है, ये बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएंगी कि ये जो धागे धागे जैसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये फ्लैजेला है, और ये जो निकला हुआ डायग्राम है पूरा, ये क्या समझाता है हमको कि अलग अलग बैक्टीरिया में जिनमें भी फ्लैजेला पाया जाता है, उनमें फ्लैजेला की अलग अलग अरेंजमेंट्स पाई जाती है। ठीक है ना, किसी में एक, तो किसी में बंच, तो किसी में एक ही तरफ, किसी में दोनों तरफ, किसी में पूरी की पूरी सेल पे। तो इस बेसिस पे कि किसी बैक्टीरिया में जिनमें फ्लैजेला पाया जाता है, उनमें वो फ्लैजेला किस तरह से अरेंज्ड है या किस तरह से प्रेजेंट है। We have different terminologies that we need to describe, as you can see and understand by looking at the diagrams very well. First arrangement को हमने कहा है monotrichous, this is amphitrichous, this is lophotrichous, this is cephalotrichous and this is peritrichous। फर्क कहाँ है वो साफ दिख रहा है। एक सिंगल फ्लैजेला किसी एक एंड पे मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजेला दोनों एंड्स पे एम्फीट्राइकस, सिंगल एंड पे बंच ऑफ फ्लैजेला मतलब कई सारे फ्लैजेला एक तरफ लोफोट्राइकस, कई सारे फ्लैजेला दोनों तरफ सेफेलोट्राइकस, और पूरे सेल पे रैंडमली प्रेजेंट फ्लैजेला पेरिट्राइकस। तो ये 5 मतलब मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, cephalotrichus, peritrichus are different arrangements of flagella present in different bacterial cells, and whether the arrangement is monotrichous, peritrichus, cephalo, amphi or lophotrichus, flagella basically works for locomotion purpose or change in the position of bacterial cell। ओके, फ्लैजेला जैसा ही लेकिन फ्लैजेला से कई गुना ज्यादा नंबर में और छोटा स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में जो दिखता है वो है पिलाई और
fimbriae. What is the pronunciation? Pili or fimbriae. Okay. It is also protein containing. The name of protein is piline. जैसे flagella is made up of a protein called flagellin, उसी तरह से pili are made up of protein called piline. Okay. आसान बनाने के लिए ये प्रोटीन को नाम दिए गए, जैसे फ्लैजेला के लिए फ्लैजेलिन, पिलाई के लिए पिलिन. ओके. What is very important to understand about pili or fimbriae कि they are elongated filamentous structures just like flagella. But what is the difference? They are more numerous than flagella and they are shorter than flagella. मतलब नंबर में फ्लैजेला से कई गुना ज्यादा होते हैं और लेंथ में फ्लैजेला से काफी छोटे होते हैं. So that's why we are saying more numerous but shorter in length. और फंक्शन भी अलग है. फ्लैजेला का फंक्शन है लोकोमोशन करना, मतलब बॉडी या बैक्टीरियल सेल की पोजीशन को चेंज करना. फिम्ब्रिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका फंक्शन है सरफेस को अटैचमेंट प्रोवाइड करना. ठीक है ना, या सरफेस से बैक्टीरियल सेल को चिपकाना. यू कैन से अटैचमेंट एक डिफरेंट चीज है, लोकोमोशन एक डिफरेंट चीज है. तो अटैचमेंट प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स फिम्ब्रिए हैं और लोकोमोशन करवाने वाले स्ट्रक्चर फ्लैजेला है. इज इट क्लियर? फ्लैजेला नंबर में कम और लेंथ में ज्यादा होते हैं, जबकि पिलाई या फिम्ब्रिए नंबर में ज्यादा बट लेंथ में छोटे होते हैं. अब पिलाई और फिम्ब्रिए ये काफी बार इंटरचेंजेबली यूज की जाने वाली टर्म्स है, मतलब अल्टरनेटिवली यूज की जाती है, लेकिन उसका सही मतलब हमने यहाँ पे लिखा है. देखो, अगर अटैचमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो इसे ही कहते हैं फिम्ब्रिए. बट कुछ बैक्टीरिया में इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या काम किया जाता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. लुक एट दिस कि these structures in some bacteria are used for a process of transfer of genetic material between bacterial cells, जिसको टेक्निकली conjugation कहते हैं. जैसे यहाँ लिखा है, conjugation is a process of transfer of genetic material between two bacterial cells. Okay, अब इसकी डिटेल्स यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, that's why we are not considering. Just give the emphasis on term. Conjugation is a process through which bacterial cells transfer the genetic material between each other. Okay, and as a property, this conjugation is seen, if seen in some bacteria, it is because of the presence of specialized fimbriae called pili. Okay, तो ये जो pili term है ये इस पर्पस के लिए यूज होने वाले फिम्ब्रिए के लिए, मतलब कॉन्जुगेशन पर्पस के लिए यूज किए जाने वाला फिम्ब्रिया पिलाई कहा जाता है, और जनरल पर्पस इज टू प्रोवाइड अटैचमेंट विद द सरफेस. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पिलाई एंड फिम्ब्रिए. एंड विद दिस structure, that is fimbriae or pili, we are officially done with all the structures related to prokaryotic cell in an elaborated or detailed manner. Before we end the thing, just recall what structures we described so far in a prokaryotic cell. It was cell envelope initially, followed by cytoplasm, mesosome, ribosomes, chromatophores, plasmids, nucleoid, then flagella, as you can see, fimbriae. All these are the structures that are related to prokaryotic cell, and we have described them with all required details as far as I am concerned. Now your concern should be to give complete focus on all the 2, 3, 4 lectures that are related to prokaryotic cell we have provided to you, and understand the concept of prokaryotic cell as a whole.
because many things in future will be dependent upon whether you understand the cell as a concept properly or not. Next time we meet, we will discuss eukaryotic cell in complete details as we done for prokaryotic cells, but the things will be much more detailed for eukaryotic cell as compared to prokaryotic cell. With this, thank you for the day.